छात्रों, आज हम गद्य भेद के अंतर्गत कहानी का स्वरूप एवं उसका तात्विक परिचय देखेंगे। तो कहानी किसे कहा जाता है? तो कहानी का मतलब होता है कहना। वक्ता और श्रोता के बीच में कही सुनी जाने वाली बात मूलतः कहानी कहलाती है। मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति भी कुछ कहने सुनने की होती है। इस अर्थ में कहानी का संबंध आदिकाल से मानव सभ्यता के साथ चला आ रहा है। अतः कहानी साहित्य की अन्य विधाओं में सर्वाधिक प्राचीन विधा कहानी ही है। भारतीय साहित्य में इसका प्राचीनतम रूप वेदों से प्राप्त होता है। यद्यपि गद्य विधा के रूप में इसका विकास 19वीं शती को माना जाता है। कुछ कहने सुनने की मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति के मूल में भी उसकी जिज्ञासा वृत्ति काम करती है। मनुष्य की इसी जिज्ञासा पूर्ति के लिए कहानी का जन्म हुआ। यह जिज्ञासा पूर्ति ही कहानी के विकास की कहानी है। आजकल गद्य साहित्य के अन्यतम भेद के रूप में कहानी उपन्यास से भी अधिक सशक्त एवं लोकप्रिय विधा साबित हुई है। कहानी को अंग्रेजी में स्टोरी, बांग्ला में गल्प और हिंदी में कहानी तथा संस्कृत में कथा कहा जाता है। कथा में भी कथन कहना अर्थात कहने का भाव है। किसी घटना के बारे में एक के द्वारा अन्यों को कथन किया जाना अथवा कहना कहानी कहलाती है। यद्यपि कहानी और कथा पर्यायवाची शब्द है, तथापि कहानी की अपेक्षा कथा शब्द अधिक व्यापक अर्थ प्रस्तुत करता है। जैसे कथा सर्वत्र व्याप्त होती है, महाकाव्य में, खंडकाव्य में अथवा किसी छोटी सी कविता में भी। उपन्यास, नाटक तथा गद्य की अन्य विधाओं में भी कथानक रहता है। इस अर्थ में कथा का क्षेत्र व्यापक है, परंतु आधुनिक हिंदी गद्य की एक विशेष विधा के रूप में कहानी का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। उसकी अपनी अन्यतम विशेषताएं भी है। कहानी शब्द से कहने का अर्थ प्रतीत होता है, परंतु आजकल कहानी लेखन की विधा चल रही है। इसमें अब केवल सुनना ही नहीं रह गया है। तो अगले पंक्ति में हम पेज पर हम देखते हैं, लिखना पढ़ना भी आ गया। जो कभी राजा रानी की कहानी बनकर नाना नानी के द्वारा बच्चों को सुनाई जाती थी, वही कहानी आगे चलकर व्यक्ति की अवस्था के अनुरूप धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, नीतिपरक तथा मनोविश्लेषणात्मक आदि अनेक संदर्भ लेकर विकसित हो रही है। आजकल की कहानी में मानव जाति की विभिन्न अवस्थाओं और मनोदशाओं का सूक्ष्म चित्रण होने लगा है। इस तरह से कहानी का क्षेत्र धीरे धीरे व्यापक व सूक्ष्म होता जा रहा है। आकार प्रकार की दृष्टि से भी कहानी में विविधता आ रही है। अपने विभिन्न रूपों में किसी बहुरूपे की तरह भेष बदल बदल कर कहानी के मनोरंजन के साथ साथ मानव की जिज्ञासा तृप्ति भी कर रही है। व्यापकता और सूक्ष्मता के साथ निरंतर विकास के कारण आजकल यद्यपि कहानी को किसी परिभाषा में बांधना कठिन होगा, क्योंकि वह सर्वत्र दिखाई देती है। तो परिभाषा के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी ने कहानी के बारे में लिखा है कि कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या मनोदशा को ही प्रदर्शित करने का उद्देश्य रहता है। उपन्यास की भांति उसमें मानव जीवन की संपूर्ण झांकी नहीं होती और न ही उपन्यास की भांति उसमें विभिन्न तरह के रस होते हैं। कहानी एक रमणीय उद्यान नहीं है जिसमें भांति भांति के फूल, बेल बूटे सजे हो। कहानी एक ऐसा गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य उसमें सम्मिलित रूप से दिखाई देता है। इसी तरह से अन्य लेखकों ने भी कहानी की परिभाषा करने की चेष्टा की है, प्रयत्न किया है। बाबू गुलाब राय कहते हैं कि छोटी कहानी एक स्वतः पूर्ण रचना है। कहानी में संक्षिप्तता और औचित्यपूर्ण वर्णन होता है। तो मन्नू भंडारी कहती है, एक ही व्यथा को सब तक अथवा अनेकों तक पहुंचाने वाली कहानी होती है। तो हिंदी साहित्य कोश में लिखा गया है कि कहानी गद्य साहित्य का एक छोटा, अत्यंत सुसंगठित और अपने आप में परिपूर्ण ऐसा कथारूप होता है। इस तरह से अलग अलग विद्वानों ने
यहाँ पर कथा की परिभाषा करने का प्रयास किया है, जिससे कि हमें कहानी का स्वरूप स्पष्टता से दिखाई देता है। इस तरह से हमने कहानी का स्वरूप देखा। अब अगले पेज पर हम देखने जा रहे हैं कि कहानी का तात्विक परिचय, अर्थात कहानी के तत्व कौन से हैं, कौन से आधार पर कहानी आगे बढ़ती है या खड़ी होती है या सफल होती है। तो इस तरह से उसकी प्रवृत्तिगत अर्थात तात्विक परिचय यानी तत्व अर्थात आधार तो स्पष्ट ही है कि कहानी में कथा वस्तु होती है, पात्र होते हैं, चरित्र चित्रण होता है, कथोपकथन, देशकाल, वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य, ये कहानी के 6 तत्व हैं। सबको याद रखना है इसे। और इस तरह से इसका हम विस्तार से स्पष्टीकरण देखते हैं। तो कहानी का पहला जो तत्व है वह है कथा वस्तु। कथा वस्तु का मतलब होता है कथा। तो इस तरह से यहाँ पर जिस तरह से हमने उपन्यास के तत्व देखे थे, उसी तरह से कहानी के भी तत्व बिल्कुल ठीक वैसे ही है। तो यहाँ पर कथा वस्तु होना आवश्यक माना जाता है, परंतु अनिवार्य नहीं। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं, लेकिन बिना कथा वस्तु के या घटनाक्रम के तो कहानी नहीं हो सकती। कथा वस्तु तो कहानी का मूल आधार होती है, क्योंकि दैनंदिन जीवन का सामान्य यथार्थ ही कहानी में जीवन का असामान्य कथ्य होता है। परंतु कहानी के क्षेत्र में अथवा प्लॉट सीमित रहती है, यानी छोटा सा इसका कथानक होता है। इसलिए कहानी में कथा वस्तु का विस्तार वैसा नहीं होता जैसे उपन्यास या नाटक में होता है। उपन्यास के समान कहानी में अनेक कथाओं का गुंफन न होकर केवल एक ही कथानक रहता है, और वह भी संक्षिप्त में। इस तरह से सांकेतिकता का सहारा लेकर कहानी का जो कथानक है उसमें गति आ जाती है, और इस तरह से उसमें संक्षिप्तता, सांकेतिकता, गत्यात्मकता यह विशेषता होने के कारण यह जो कथा वस्तु है वह आकर्षक एवं रोचक बनती है। इस तरह से पहला जो हमारा कहानी का तत्व था वह है कथा वस्तु। अब हम दूसरा तत्व देखेंगे जिसका नाम है पात्र एवं चरित्र चित्रण। तो कहानी जब घटित होती है तो उसमें पात्रों की आवश्यकता अनिवार्य है। इस तरह से गद्य की अन्य विधाओं के समान ही कहानी का एक महत्वपूर्ण तत्व है, वह है पात्र एवं चरित्र चित्रण। परंतु इस तत्व को अगर अत्यधिक प्रधानता दी जाए तो कहानी न रहकर वह रेखाचित्र बन जाएगा। केवल अगर पात्रों का ही वर्णन किया जाए तो वह रेखाचित्र कहलाता है। इसलिए पात्रों का वर्णन तो होना चाहिए, साथ ही उसमें कथानक होना जरूरी है। अतः कहानी के लिए पात्रों की क्रियाओं या प्रतिक्रियाओं के माध्यम से जीवन और उसकी व्याख्या प्रस्तुत की जाती है। अर्थात कथा वस्तु को संक्षिप्तता के कारण पात्रों की संख्या उपन्यास अगले पेज पर हम पढ़ रहे जा रहे हैं। तो कथा वस्तु की जो संक्षिप्तता यानी जो उसका आकार छोटा होता है वह होने के कारण पात्रों की संख्या भी कम होती है। और यहाँ पर तुलना तो बार बार की जा रही है कहानी और उपन्यास में। तो उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक होती है, क्योंकि कहानीकार कहानी में किसी एक चरित्र की विशेषता प्रस्तुत करता है अथवा कुछ चरित्रों को लेकर किसी एक प्रमुख प्रवृत्ति का ही उद्घाटन कर पाता है। इस दृष्टि से कहानी के जो पात्र होते हैं या चरित्र चित्रण होता है उसमें भी संक्षिप्तता, सांकेतिकता और गत्यात्मकता यानी आगे बढ़ने की जो क्षमता है वह प्रवृत्तियाँ होती है। कहानी में उपन्यास के समान पात्रों की भरमार और चरित्र चित्रण का विस्तार नहीं होता। ठीक है, तो हम कहानी का तीसरा जो परिचय है, तात्विक परिचय यानी तत्व जो है वह पढ़ने जा रहे हैं, वह है कथोपकथन। वैसे देखा जाए तो कथोपकथन अथवा संवाद नाटक का एक प्रमुख तत्व है, परंतु गद्य की अन्य विधाओं में भी कथा वस्तु को आगे ले जाने के लिए लेखक कथोपकथन का सहारा लेता है। परंतु संक्षिप्त कथा वस्तु के कारण कहानी का जो संवाद या कथोपकथन है वह भी संक्षिप्त होता है। उपन्यास के पात्रों के समान कहानी के पात्र लंबी या बहसबाजी नहीं कर सकते, अतः कहानी का कथोपकथन अत्यंत संक्षिप्त होता है, अन्यथा कहानी की रोचकता समाप्त हो जाएगी। इस तरह से एक
आकर्षक और संक्षिप्त इस तरह के कथोपकथन या संवाद होने जरूरी है और वह महत्वपूर्ण भी तत्व है। फिर चौथा तत्व आता है वातावरण या देशकाल या इसे ही परिवेश भी कहा जाता है। तो ये भी कहानी का बहुत महत्वपूर्ण इस तरह का तत्व है। तो कहानी में देशकाल के समस्त वातावरण को प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं समझा जाता, क्योंकि उपन्यास के समान कहानी में अनेक समस्याओं को या सिद्धांतों का चित्रण नहीं होता। अतः देशकाल या वातावरण को कहानी में समस्त रूप से नहीं दिखाई जाता, तो वह भी संक्षिप्त रूप से दिखाया जाता है। और पांचवा पॉइंट है वह है शैली। तो भाषा शैली जो लेखक की होनी चाहिए वह कैसी होती है? देखिए, किसी एक भाषा को लेकर या किसी एक शैली को लेकर निरंतर निखार के कारण कहानी में रोचकता आ जाती है और अधिक सुदृढ़ वह लगती है। कहानी कला में शैलीगत सुधार हो, जैसे घटना प्रधान हो या चरित्र प्रधान हो, या एक ही शैली का आधार लेकर अपना एक अलग ही महत्व होता है। कहानी की शैली पर उसकी सुदृढ़ता, सशक्तता, रोचकता और प्रभाव उत्पादकता निर्भर करती है। विधा का बाह्य तत्व होते हुए भी शैली का बड़ा अपना महत्व होता है। अगले पेज पर हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इस तरह से कहानी का जो पांचवा तत्व है वह है शैली तत्व। तो इस तरह से कहानी के अंतर्गत सौंदर्य को भी पाठकों तक पहुंचाने का काम शैली तत्व करता है। प्राचीन कहानी के समान आधुनिक कहानी के वर्णन में प्रधानता की जगह रूपात्मकता या प्रतीकात्मकता स्थापित हो रही है और वह अधिक कलात्मक होती जा रही है। वर्णन चित्रण शैली की अपेक्षा आजकल कहानी में सूक्ष्म विश्लेषण शैली का विकास हो रहा है। कथन शैली भी, तो इस तरह से अलग अलग शैलियाँ होती है, अलग अलग स्टाइल से ये जो हमारे कहानीकार है वह कहानियों का प्रयोग करके एक कलात्मक विशेषता जो है वह कहानी में प्रयुक्त करते हैं, जिसमें किसी विशेष भाव का अभिव्यक्तिकरण किया जाता है। और फिर हम अंतिम और छठवां तत्व देखने जा रहे हैं कहानी का, और वह है उद्देश्य। तो कोई भी कार्य का जिस तरह से उद्देश्य होता है वैसे ही कहानी का उद्देश्य होता है, परंतु वह उद्देश्य केवल मनोरंजन या जिज्ञासा पूर्ति का न होकर इसमें जीवन के आदर्श की सूचना और संकेत भी कहानी का प्रमुख उद्देश्य रहा है। कहानी अब केवल कथा नहीं रही, मानस की अंतर्व्यथा को जागृत करना, मानव जगत के विविध अभावों में मनुष्य की संवेदना का संवहन करना कहानी का सही उद्देश्य है। इसी उद्देश्यों को लेकर प्रस्तुत करने वाली जो कहानियाँ हैं वह सफल कहानी कहलाती है और उसको लिखने वाले सफल कहानीकार कहलाते हैं। तो इस तरह से फिर इसका सारांश हम देखते हैं कि कहानी के जो तत्व थे वह कौन से हैं और क्या मायने रखते हैं। कथा वस्तु, पात्र, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, देशकाल, वातावरण, शैली और उद्देश्य आदि उपर्युक्त तत्व कहानी के पारस्परिक तत्व है, परंतु उनमें संक्षिप्तता, सांकेतिकता, गत्यात्मकता इत्यादि महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां स्वतंत्र विद्यमान रहती है। कहानी में सांकेतिकता के सहारे एक व्यक्ति विशेष के जीवन से जुड़ी घटनाएं सारे समाज की बन जाती है। कहानी का परिवेश पाठक को अपना परिवेश बना जाता है और अपने मूल उद्देश्य में कहानी सफल होती है। इस तरह से पाठक या श्रोता की कौतूहल वृत्ति को जागृत करने की क्षमता का होना भी कहानी में अत्यंत आवश्यक माना जाता है, अन्यथा वह निर्जीव लगती है। कहानी सुनते या पढ़ते समय पाठक या श्रोता को हमेशा यह लगना चाहिए कि आगे क्या होगा, फिर क्या होगा। यही कुतूहल वृत्ति पाठक या श्रोता को कहानी को अंत तक ले जाता है। यह भी कहानी अपने मूल उद्देश्य में सफल साबित होती है। इस तरह से कथा वस्तु, पात्र, चरित्र चित्रण, देशकाल, वातावरण, कथोपकथन, शैली और उद्देश्य, ये 6 तत्व आपको याद रखने हैं, जो कहानी और उपन्यास के एक जैसे ही है, परंतु कहानी के संक्षिप्त और सांकेतिक होते हैं तो उपन्यास के विस्तृत और व्याख्यात्मक होते हैं। यह आपको याद रखने हैं। ठीक है, धन्यवाद।